जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 21 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसकी पीडीएफ को एक साथ मर्ज करके मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो उसे भी आप लोग डाउनलोड करके यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग 21 मार्च के दूसरे शिफ्ट की बात करते हैं तो पहली शिफ्ट की तुलना में यहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे गए थे वे इजी टू मॉडरेट लेवल में थे, यानी कि पहले शिफ्ट में आपके टफ प्रश्न ज़्यादा थे लेकिन यहाँ पर कठिन प्रश्नों की संख्या कम ही रखी गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट अफेयर हमारे फरवरी से पूछा जाना शुरू हो चुका है। ये आपको याद रखना है कि छठे फेज में अगर आपको एग्जाम देना है तो फरवरी 2021 तक आपको करंट अफेयर पढ़ करके जाना है। बाकी एक प्रश्न तो आपका 2018 से भी यहां पर पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहां पर पूछे गए थे। पहला प्रश्न था कि मंगल ग्रह के लिए किस देश द्वारा होप मिशन को लॉन्च किया गया था। तो आसान ही प्रश्न था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था। तो होप मिशन लॉन्च किया था यूएई ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब पिछले साल दो अन्य देशों ने भी होप मिशन मंगल के लिए मिशन को लॉन्च किया था। एक तो आपका यहाँ पर था तियानवेन-1 जिसको चीन ने लॉन्च किया था, और एक आपका था मार्स मिशन जिसको अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इन दोनों मिशन के बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर एक प्रश्न आपके बायोलॉजी से था जो कि बहुत ही आसान था कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में कौन सा द्रव पाया जाता है, यानी कि कौन सा फ्लूइड पाया जाता है। तो इसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से? साइटोप्लाज्म के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर CBT2 या फिर ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग CBT2 का जो पेपर है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर हुए थे। इसके अलावा स्टैटिक जीके के कई सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां की सबसे खास बात क्या होती है, क्लास आपको लाइव मिलेंगी, यानी कि अगर आपका कोई डाउट होता है तो डायरेक्टली आप क्लास में पूछ सकते हैं और यहां पर आपको बार बार पीडीएफ मांगने की जरूरत भी नहीं होती है। क्लास के ठीक 1 घंटे के बाद में उसी वीडियो में ऑटोमेटिक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अनअकैडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और रेलवे सेक्शन में KV10 कोड लगा करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स है उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप KV10 के कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का वास्तविक नाम था जाहिरुद्दीन बाबर। क्या था? जाहिरुद्दीन बाबर इनका वास्तविक नाम था। और आपको पता ही होगा कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें बाबर के द्वारा किसको हराया जाता है? इब्राहिम लोदी को। और इसी के साथ में हमारे देश में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। एक प्रश्न बाबर से इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि जो तुगलमा युद्ध पद्धति है वह किसने यूज किया था। तो इसका यूज भी बाबर के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की सीमा इनमें से किस देश से नहीं लगती है। तो आपको याद रखना है कि भारत की सीमा कुल मिलाकर के 7 देशों के साथ में डायरेक्टली लगती है और 2 देश हमारे ऐसे हैं जिनके साथ में हमारे समुद्री सीमा है। तो 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसके अलावा मालदीव और श्रीलंका के साथ में हमारी जलीय सीमा लगती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये भी आपका आसान ही प्रश्न था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इस संस्था के बारे में आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि शांति में 3 नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। किसको? इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल गजट जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो यहाँ पर ईयर आपसे पूछ लिया गया था। तो 1779 यानी कि 1779 में इसका प्रकाशन किया गया था। अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। अगर हम लोग इस अखबार की बात करते हैं तो न केवल ये हमारे भारत का बल्कि एशिया का पहला समाचार पत्र था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। संस्थापक कौन थे? तो जेम्स अगस्तस हीथी। क्या नाम है? जेम्स अगस्तस हीथी इनका नाम है, जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर एक प्रश्न था कि जो हमारा बाइल जूस होता है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो ये आपका होता है लीवर से। किससे? लीवर से ये स्रावित होता है।
फिर एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सा अलग है, यानी कि ऑड वन आउट फाइंड करना था। और ऑड वन आउट वाले आपके अब बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग 6 से 7 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं और इस प्रकार के प्रश्न थोड़े से हो जाते हैं टफ। तो यहाँ पर इसके लिए आपको विशेष तौर पर तैयारी करके मैदान में उतरना है। तो बात करते हैं, कई सारे स्टेडियम दिए गए थे, जैसे कि ईडन गार्डन्स हो गया, पी चिदम्बरम हो गया, साल्ट लेक हो गया, वानखेड़े हो गया। तो ईडन गार्डन आपको कोलकाता में मिलेगा, क्रिकेट का स्टेडियम है। पी चिदम्बरम स्टेडियम की बात करते हैं तो आपको ये बेंगलुरु में मिलेगा, ये क्रिकेट का है। वानखेड़े की बात करते हैं तो मुंबई में आपको मिलेगा, ये भी आपके क्रिकेट का है। लेकिन अगर हम लोग साल्ट लेक स्टेडियम की बात करते हैं तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद में, और ये मुख्य रूप से हमारे फुटबॉल के लिए जाना जाता है। हालांकि कई सारे अन्य गेम होते हैं लेकिन क्रिकेट यहाँ पर नहीं खेला जाता है, तो इसलिए ये आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, या फिर किसके द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। तो ये है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन, जिनके द्वारा हड़प की नीति लाई गई थी। इन्हीं को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में हमारे यहाँ पर जो पहली ट्रेन है वह 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से पुणे के बीच में चली थी। तो ये प्रश्न ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 72 है यह किससे संबंधित है, ये भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो ये हमारे राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है, और आपको याद रखना है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 161 है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल भी किसी को क्षमा दे सकता है। फिर पूछा गया था कि जो आपकी स्वेज कनाल है मिस्र देश में, कहाँ पर, जैसे कि ये आपका हो गया अफ्रीका, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, यहाँ पर हमारा है क्या, अरब पेनिनसुला, और इस बीच में आपको मिलेगा लाल सागर। तो यहाँ पर आपको मिलेगी स्वेज कनाल, जो कि जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, यानी कि रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को ये आपस में जोड़ती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यूनिसेफ ने 2018 में ईवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे नियुक्त किया था। तो अभी 3 से 4 दिन पहले ही एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है हिमा दास, कहाँ की, असम की है हिमा दास, जिन्हें अभी हाल ही में डीजीपी भी बनाया गया है, यानी कि इन्हें प्रशासनिक पुलिस के रूप में दर्जा दिया गया है। तो हिमा दास युवा ब्रांड एम्बेसडर बनी थी यूनिसेफ की। फिर एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी कि 4 आपके सामने नृत्य दिए गए थे और आपको बताना था कि इसमें कौन सा एक क्लासिकल डांस नहीं है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार के थे, ओडिसी था, हमार था, कथकली था और भरतनाट्यम था। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो हमार है वह छत्तीसगढ़ का एक फोक डांस है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमार हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्री शक्ति सैटेलाइट किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा अभी 28 फरवरी 2021 को। हालांकि घोषणा इसके बारे में 2021 जनवरी माह में ही हो गई थी। तो याद रखिएगा इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रॉकेट जिसका इसमें यूज किया गया उसका नाम है PSLV C51। यह एक नैनो सैटेलाइट थी, लगभग 500 ग्राम के आसपास इसका वजन था, 400 कुछ ग्राम इसका वजन था। और श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी के जो छात्र हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी, तो कुत्तों से थोड़ा आप लोग आवाज़ से परेशान मत होइएगा, वीडियो आप लोग देखते रहिए। मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था। तो मराठा की बात करते हैं, केसरी की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। केसरी की बात करते हैं तो ये आपकी मराठी भाषा में थी, और मराठा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश भाषा में इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोनों ऑलरेडी पहले भी पूछे जा चुके हैं। फिर एक प्रश्न था कि होमो सेपियंस जो कि मानव का वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये शब्द किसने दिया था। तो ये दिया था कार्ल लिनियस ने। किसने, कार्ल लिनियस के द्वारा ये प्रश्न दिया गया था, ये शब्द दिया गया था, और ये प्रश्न आपका पहले भी इससे पूछा जा चुका है। फिर पूछा गया था कि सार्क विकास निधि यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड का जो हेडक्वार्टर है वह आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो अधिकांश बच्चों ने ये बताया कि सार्क का पूछा गया था, तो सार्क का तो आपको मिलेगा काठमांडू में। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछले साल सार्क डेवलपमेंट निधि आपकी चर्चा में भी थी कोविड-19 के कारण, और उस समय हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा भूटान की राजधानी थिम्पू में। कहाँ पर, भूटान की राजधानी थिम्पू में इसका मुख्यालय है। किस राज्य की सरकार के द्वारा जुलाई 2020 में वन स्टॉप शॉप योजना को लागू किया गया था। तो ये लागू किया था राजस्थान की सरकार ने। किसने, राजस्थान की सरकार ने इसको लागू किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से विषम चुनिए। विषम क्या चुनना था, समय, वोल्ट, ओम और पास्कल। तो इस प्रकार से 4 आपको दिए गए थे, इनमें से एक विषम कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम। बाकी सभी की बात करते हैं तो ये यूनिट है, लेकिन समय की बात करते हैं तो इसका यूनिट होता है सेकेंड, यानी कि समय यहाँ पर इनमें से अलग है। फिर पूछा गया था कि भारत में पहली बार जो सर्विस टैक्स है उसको कब लागू किया गया था। तो इसे लागू किया गया था 1994 में।
कब? 1994 में इसको लागू किया गया था। फिर एक प्रश्न था कि 16 बिट्स में कितने रंग होते हैं? तो जो आपका पिक्सल होता है उसी से संबंधित होता है 16 बिट्स, 15 बिट्स। तो 16 बिट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 65,536 कलर देखने को मिलेंगे। तो ये एक डाटा था, ये भी एक डेटा ही था, यानी कि ईयर आपको याद रखना था, यहाँ पर डेटा याद रखना था। तो इन प्रश्नों को आप टफ प्रश्नों की कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर एक प्रश्न था कि 2021 में एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूरी दुनिया के जो सबसे महान खिलाड़ी रहे हैं इनका नाम है जय शाह। इनके बारे में आप सभी को पता होगा, सारी दुनिया में सबसे महान खिलाड़ी रहे हैं, यानी कि सचिन तेंदुलकर और डॉन ब्रैडमैन से भी बड़े खिलाड़ी हैं जय शाह। इन्हीं को अभी 2021 में एशियन क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फिर एक प्रश्न था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये तो बच्चों को भी अब पता होता है, 8 मिनट 16 सेकंड में ये जो प्रकाश है वह हमारी पृथ्वी के ऊपर पहुंचता है। फिर पूछा गया था कि किस जानवर को बचाने के लिए जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना की गई थी? तो 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड में, और हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर था उसको बचाने के लिए इसकी स्थापना वहां पर की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रंजन गोगोई के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई हमारे यहाँ के 46वें नंबर के थे। इनसे पहले थे दीपक मिश्रा 45वें नंबर के। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके हैं शरद अरविंद बोबड़े, तो ये हैं 47वें नंबर के। बाकी पहले नंबर के अगर हम लोग मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो उनका नाम है हीरा लाल जी कानिया। क्या नाम है? हीरा लाल जी कानिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है ये भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा वर्तमान में इनकी स्ट्रेंथ है 34, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करते हुए कितना है? 34 यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ है। फिर पूछा गया था कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह किस भगवान को समर्पित है? तो हमारे जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं आदिनाथ महाराज, और इन्हीं को ये मंदिर डेडिकेटेड है। दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह जो मंदिर है वह आपके राजस्थान के माउंट आबू में देखने को मिलेगा, यानी कि अरावली के ऊपर जो आपका माउंट आबू हिल स्टेशन है वहीं पर आपको मिलेगा दिलवाड़ा जैन मंदिर। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो बिमल शाह के द्वारा वास्तुपाल और तेजपाल के सहयोग से 1231 में इस मंदिर को बनवाया गया था। और इसकी वास्तुकला की बात करते हैं तो मारू गुर्जर शैली के ऊपर यह मंदिर आधारित है। फिर एक प्रश्न था बहुत ही आसान सा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23 सही 1/2 डिग्री। कितनी? 23 सही 1/2 डिग्री यह झुकी हुई है। अगला और आखिरी प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो आसान सा प्रश्न है, पहले भी ये पूछा जा चुका है। हडसन नदी के किनारे आपको मिलेगा न्यूयॉर्क। कौन सा? अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वह आपको हडसन नदी के किनारे देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूछा जा चुका है कि टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ये है लंदन। बाकी आपको याद रखना है कि सीन नदी ये आपके पेरिस के बगल से बहती है। पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी के पास से सीन नदी यहाँ पर बहती है। तो इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है kvguruji.in या फिर KV गुरुजी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसकी आपको PDF मिल जाएगी। बाकी अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको CBT2 और ग्रुप D के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलने वाला है मेरे द्वारा। तो वहाँ पर आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। 11 बजे आज आपका टेस्ट है CBT2 का। तो अगर आप लोग आना चाहें तो लिंक आपको नीचे दिया गया है पिन कमेंट में, वहां पर क्लिक करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।